वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हमें फ़िज़िक्स की क्लास पहले कंडक्ट करनी पड़ रही है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर मैं आपको कंपेयर करवा सकूं तो हमने अभी तक जो है वो फर्स्ट लॉ को स्टडी कर लिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। इसी तरह से हमने सेकंड लॉ को जो है वो डिस्कस कर लिया है और इसके साथ साथ हमने न्यूटन का थर्ड लॉ जो है उसको डिस्कस कर लिया है और इनके साथ साथ जो है वो हमने लिमिटेशंस भी डिस्कस कर ली हैं। ओके, सो फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या थे? हमने कहा था कि नेट फोर्स का ज़ीरो होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ कहा था हमने कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, और हमने ये कहा था कि अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से आप फर्स्ट लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। मतलब कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है, अगर तो वो रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड के साथ तो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। ओके, इसी तरह से हमने सेकंड लॉ को पढ़ा। सेकंड लॉ की जो इक्वेशन थी वो ये थी कि एफ नेट यानी नेट फोर्स जो है इक्वल्स टू एम ए। ये हमारे पास सेकंड लॉ की इक्वेशन थी। सेकंड लॉ की इक्वेशन एक और भी है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। F इक्वल्स डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। जब न्यूटन ने अपनी जो उसकी बुक थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, उसमें जो उसने सेकंड लॉ की जो फॉर्म लिखी थी वो ये थी। इसको हम आगे मोमेंटम के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म जो है वो सेकंड लॉ की हो सकती है। इसे हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। इसे हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। बरल इस पर डिस्कशन करेंगे, मैं सिर्फ आपको एक कंपैरिजन करवा रहा हूँ। ओके, उसके बाद हमने थर्ड लॉ में देखा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी बी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो बी ए ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो साथ क्या आएगा? माइनस का साइन। तो इस तरह से हमने तीन लॉस को जो है वो डिस्कस किया। और थर्ड लॉ में मैंने आपको बताया था एक्शन रिएक्शन पेयर बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपने याद रखना है कि एक्शन रिएक्शन पेयर आपने बहुत केयरफुली चूज करना है। एक्शन रिएक्शन पेयर बड़ा इंपॉर्टेंट था। और दूसरी बात यह थी कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होता है। एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पर नहीं होता। और हमें थर्ड लॉ ने क्या इंफॉर्मेशन दी थी? हमें थर्ड लॉ ने टेंशन एंड नॉर्मल की फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि तीनों लॉज में से कौन बेहतर तरीके से जो है वो फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो थर्ड लॉ जो है वो ओरिजिन ऑफ फोर्स को डिस्कस करता है। सेकंड लॉ जो है फोर्स की मेजरमेंट को डिस्कस करता है। फर्स्ट लॉ जो है फोर्स की क्वालिटेटिव नेचर को डिस्कस करता है। तो ये हमारे तीन लॉज की समरी थी। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो हमने जो था वो लिमिटेशंस पढ़ी थी कल। हमने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, अगर उसकी जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट है, तो वहाँ पे न्यूटन्स के लॉ जो है वो वर्क नहीं करते। वहाँ के लिए हमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर आप न्यूटन लॉस को अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर हमें किसी भी चीज़ के बारे में सर्टेनिटी नहीं होती। मतलब हम किसी भी चीज़ के बारे में श्योरिटी नहीं होती, हम सर्टेन नहीं होते। पोजीशन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, अगर हमें पोजीशन पता है तो माइक्रोस्कोपिक स्केल पे हमें मोमेंटम नहीं पता होता। अगर मोमेंटम पता है तो पोजीशन नहीं पता होती। या एक्सेलरेशन पता है तो पोजीशन नहीं पता, अगर पोजीशन पता है तो एक्सेलरेशन नहीं पता। तो ये एक समरी थी जिसमें हमने तीनों लॉस को डिस्कस किया और मैंने कंक्लूड करके बता दिया आपको कि इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। ऑलराइट, ओके, ये तो था हमारा रिकैप। आज हम क्या करेंगे? आज हम मैस और वेट को डिस्कस करेंगे। तो मैस और वेट का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली डिफरेंस की फॉर्म में आता है कि डिफरेंशिएट करें आप मैस और वेट को, ठीक है। ओके, तो मैस क्या होता है? मैस क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, किसी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, हम क्या कहते हैं? उसको मैस कहते हैं। और वेट बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल है। मतलब अर्थ हमें जितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है
उसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनके डिफरेंसेस यहाँ पे लिखूँगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट ये है मैथ्स का कि मैथ्स जो है, जस्ट अ मिनट, यस, मैथ्स जो है दैट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी। किसी भी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है यानी नंबर ऑफ एटम्स जितने मौजूद हैं उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। जबकि जो हमारे पास जो वेट है, वेट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वेट इज अ फोर्स with which earth attracts anybody towards its सेंटर। वो फोर्स जिसके साथ जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका वेट। ओके, नेक्स्ट देखिए ज़रा कि मास जो है दैट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। यस, मास के पास किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेट के पास डायरेक्शन होती है और वो क्या होती है, डाउनवर्ड। तो वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलराइट, इसी तरह से जो मास का यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम, ऐसा यूनिट हम किलोग्राम लेते हैं। इसी तरह से वेट जो है चूंकि एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ओके, यहाँ से हमें भी पता है कि मास जो है वो एक बेस क्वांटिटी है, मास एक बेस क्वांटिटी है, ये हमने शुरू में पढ़ लिया हुआ है। इसी तरह से जो वेट है, वेट हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह से मास को हम मेजर करते हैं फिजिकल बैलेंस से या बीम बैलेंस से। आप बीम बैलेंस लिख लें, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि हम मास को बीम बैलेंस, लेबॉर्ट्री बैलेंस, बैलेंस स्केल, ठीक है, या फिजिकल बैलेंस की मदद से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से जो वेट है, वेट को हम मेजर करते हैं स्प्रिंग स्केल से। ये मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि ये स्प्रिंग स्केल जो है वो क्या होता है, अभी सिर्फ डिफरेंस के तौर पर लिख लें इसको, ठीक है। ओके, इसके साथ साथ जो है मास जो है does not change with लोकेशन। यस, तो लोकेशन के साथ ये चेंज नहीं होता। आपके पास एक बॉल है, आप उसको अर्थ पे रखें, मून पे ले जाएं, ठीक है, आप उसको जुपिटर पे ले जाएं, सैटर्न पे ले जाएं, या किसी एस्ट्रॉयड पे ले जाएं, सैटर्न पे ले जाएं, उसके मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप वही बॉल डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर लेके जा रहे हैं तो हर प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पुल डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एज़ कम्पेयर टू अर्थ क्या है, कम है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे बॉल को लेके जाएंगे तो उसका वेट पहले से कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप उसको जुपिटर पे लेके जाएंगे तो जुपिटर का मास बहुत ज़्यादा है, तो उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे बॉल का जो मास है वो अर्थ के मुकाबले में, वेट जो है वो अर्थ के मुकाबले में ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि जो वेट है वो लोकेशन डिपेंडेंट है। अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं तो वेट डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारे पास वेट है चेंजेस विद चेंज इन लोकेशन। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं। आप इसके डिफरेंसेस जो हैं वो मज़ीद भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप फॉर्मूले के बारे में लिख सकते हैं। इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे आप, अगर आप ये नोट करें तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप, तो मैं आपको बता देता हूँ फिर किस तरह से, ठीक है। ओके, और हम इसको ड्राइव पे भी अपलोड कर देंगे। ओके, तो यहाँ देखें ज़रा, अब जो मैस है, मैस को हम न्यूटन के सेकंड लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं।
कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है F इज इक्वल्स टू ma। अगर मैं इस फोर्स को वेट कंसीडर करूं, क्योंकि वेट एक फोर्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूं m। और अगर मैं वेट की बात करूंगा तो a को मैं किस में तब्दील करूंगा? g में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ से मैं m को एक साइड पे रखूंगा, g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो w ओवर g इज इक्वल्स टू m। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं? मैथ फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको वेट का पता है, अगर आपको वेट का पता है और आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पता है, तो आप उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से इसी तरह से अगर हम वेट की बात करें तो वो सिंपल फार्मूला जो मैंने ये वाला लिखा हुआ है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, W इज इक्वल्स टू mg। यहाँ पे W जो है दैट इज़ वेट, ये वेट है, ठीक है। m जो है वो मास है, और g जो है दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसी तरह से ये सेम फार्मूला है, दिस वन इज़ मास, ये जो है इसको आप मास कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से g जो है वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, एंड दिस वन इज वेट। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इन डिफरेंसेस की मदद से आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट एंड राइट एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, तो मेरे ख्याल में मैंने आपको 5 पॉइंट से ज़्यादा लिखवा दिए हैं। तो तकरीबन मैंने आपको 7 पॉइंट्स लिखवाए हैं, और इन 7 पॉइंट से मैंने क्या किया है? डिफरेंशिएट किया है, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ तक आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है, और इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो कभी भी आपने मास और वेट को जो है वो कंफ्यूज नहीं करना, ओके। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो आई होप सो कि ये फार्मूलाज भी आपको क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे हम मूव करेंगे कि हमारे पास वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम फोर्स, यानी फोर्स का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है वो मेजर कर सकते हैं, और इसी तरह से हम मास को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फोर्स, और ये वही फोर्स है जो कि वेट फोर्स है, उसको आप कैसे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम 2 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। नंबर 1 दैट इज़ स्प्रिंग स्केल, ऑल राइट। इसी तरह से हम दूसरा यूज़ करते हैं फोर्स सेंसर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी मदद से आप वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि सिर्फ 2 हैं, यहाँ पे हमारी बुक में 2 मेंशन किए हैं, जिनमें से एक जो है वो स्प्रिंग स्केल है और दूसरा क्या है? फोर्स सेंसर। अब हम इन्हें देखते हैं कि ये किस तरह से नज़र आता है हमें। यस, ये सारी बातें, हालांकि टॉपिक छोटा सा है लेकिन मैंने काफ़ी आपको ज़्यादा एलैबोरेट कर दिया है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसकी मदद से हम क्या कर मतलब ये जो वेट, बेसिकली ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है या स्प्रिंग स्केल आप इसे कह सकते हैं, और आप इसे यूज़ भी करते रहे हैं। जब फॉर एग्जांपल कुछ वक्त पहले जो है वो, अगर आपने अपने घर की जो रद्दी होती थी, मतलब जो एक्स्ट्रा पेपर्स होते थे, पेजेस होते थे जो आपके यूज़ में नहीं होते थे, रफ वर्क के होते थे, अगर आपने उनको सेल आउट करना होता था या सेल करना होता था, तो जो स्ट्रीट्स थी उनमें कुछ लोग आते थे और वो उनको बाय करते थे, और उनके पास इस तरह का स्केल होता था। तो ये स्केल जो है, इसमें यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये बेसिकली डिविजन्स जो हैं वो लिखी हुई हैं, मतलब कि ये स्केल हमने खुद से बनाया हुआ है, इसे कैलिब्रेशन ऑफ स्केल कहते हैं, जो कि फोर्स की वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड करेगा, ओके।
अब इसके अंदर जो है अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर इस तरह से स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ इस तरह से ये यहाँ पे हुक बना हुआ है इस तरह से। तो जब आप इसे कंप्रेस मतलब स्ट्रेच करते हैं, जब कोई चीज़ आप यहाँ पे हैंग करते हैं, लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने इस बॉक्स का जो वेट है जो फोर्स है या वेट फोर्स जो है वो मेजर करनी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसके साथ हैंग कर दूँगा। जैसे ही हैंग करूँगा तो ये स्प्रिंग जो है ये पहले से क्या हो जाएगा, इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, जब ये स्ट्रेच करेगा तो आपको इस बात का भी पता होगा कि यहाँ पे एक पॉइंटर होता है जो स्प्रिंग के साथ ऊपर नीचे मूव करता है। तो जब वो स्प्रिंग ये पॉइंटर ऊपर नीचे मूव करता है, जहाँ पे ये आके स्टैटिक हो जाता है, रुक जाता है, वहाँ से फिर हम क्या करते हैं, रीडिंग को मेजर करते हैं और इस तरह से हम वेट को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि स्प्रिंग स्केल जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जो था वो हैंग कर रहा था और इस पर फोर्स कौन सी लग रही थी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि इसका वेट था। ठीक है, उसको मेजर कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग से मिलकर बना होता है। इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि स्प्रिंग होता है, विच गेट्स स्ट्रेच व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई टू इट। तो जब हमने इसके साथ मैस को हैंग किया था तो ये नीचे की तरफ मूव करता है और इसमें जो स्प्रिंग होता है वो इस तरह से क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। ऑलराइट, स्ट्रेच हो जाता है। ओके, स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। ग्रेजुएटेड स्केल का मतलब होता है कि आपने उसको खुद से स्केल को कैलिब्रेट किया हुआ है। डिफरेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को हैंग करके आपने रीडिंग्स को नोट किया हुआ है और उसका आपने एक स्केल बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप वो पॉइंटर जो है वो ग्रेजुएटेड स्केल पे मूव करता है, यानी कि ऊपर नीचे ऐसे पॉइंटर होता है, वो इस ऑब्जेक्ट के वेट के मुताबिक ऊपर नीचे क्या करता है, मूव करता है। द रीडिंग ऑन अ स्केल गिव्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये जो रीडिंग होती है स्केल के ऊपर, यहाँ पे जो साइडों पे मैंने आपको बताया था कि इस तरह से कैलिब्रेशंस होती हैं, डिविजन्स होती हैं, वो आपको फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। इस तरह से आप इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑलराइट, ये तो था पहला, यानी कि स्प्रिंग स्केल जो है वो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो नोट कर लेना है। और अगर आप इसकी डायग्राम बनाना चाहते हो तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि आपने इस तरह से इसकी डायग्राम बनानी है। ठीक है, ये हुक हो गया और दरमियान में जो है इस तरह से यहाँ पे पॉइंटर होता है। ये देखिए पॉइंटर होता है यहाँ पे दरमियान में, जो कि ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और इस पे क्या होती हैं, रीडिंग्स होती हैं, ऐसे साइड पे रीडिंग्स होती हैं, और यहाँ पे हमने इसको पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है इसकी स्प्रिंग स्केल की। तो जब आप ये थ्योरी वहाँ पे नोट करेंगे, आर्टिकुलेट करेंगे, तो साथ आपने डायग्राम जो है वो लाजमी बनानी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फोर्स सेंसर। यस, फोर्स सेंसर क्या चीज़ होती है? एक्चुअली एक डिवाइस इस तरह की, ये बहुत सारी टाइप्स होती हैं, काफ़ी पुरानी डिवाइस है फोर्स सेंसर। अब जो नई डिवाइसेज हैं वो क्या करती हैं कि लेट्स से कि ये फोर्स सेंसर है, फोर्स को सेंस करता है। अब ये फोर्स को कैसे सेंस करेगा कि जैसे ही हम इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, लेट्स से कि मैंने इस पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये नीचे वाली जो सरफेस है, यस, जो नीचे वाली जो सरफेस है जिस पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, उस पर थोड़ी सी स्ट्रेस यानी फोर्स अप्लाई करेगा, थोड़ा सा उसको कंप्रेस करेगा, उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेगा। और ये जो स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस यहाँ पे देखें, इसने क्या किया, स्ट्रेस, इसे हम कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस, जैसे आप किसी चीज़ को दबाएं, प्रेस करें तो वो थोड़ा बहुत प्रेस होता है, इसी तरह से जब कोई चीज़ हम इस पर रखेंगे तो थोड़ा सा प्रेस होगा। जैसे ही प्रेस होगा तो ये जो मैकेनिकल स्ट्रेस है ये कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जब हम कंप्यूटर के साथ या किसी भी डिवाइस के साथ अटैच करते हैं तो वो हमें एक रीडिंग दे देता है। आप देखते हैं कि मार्केट में आजकल जो मैथ बैलेंसेस पड़े होते हैं, वो डिजिटल मैथ बैलेंसेस, अगर आप उन्हें गौर से देखें, मैं आपको बताता हूँ कि उनके ऊपर एक ट्रेस ही होती है इस तरह से, नीचे आपको 4 इस तरह की उसकी लेग्स नज़र आती हैं और यहाँ पे इस तरह से एक डिजिटल मीटर जो है वो लगा होता है। तो जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये वाले जो इसकी लेग्स होती हैं ये प्रेस होती हैं
और ये जब प्रेस होती हैं तो ये उस मैकेनिकल स्ट्रेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं, और फिर इसके साथ ऐसी डिवाइस लगी होती है जो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसलेट करके आपको वेट के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। ऑलराइट, तो इस तरह से फोर्स सेंसर है यूज टू इलेक्ट्रॉनिक गेज यूज करता है टू मेजर फोर्स विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी जो है वो एज कम्पेयर टू स्प्रिंग बैलेंस बहुत ज़्यादा होती है। इट गिव्स अ डिजिटल रीड आउट और अ ग्राफ ऑफ द फोर्सेज व्हेन इंटरफेस विद द कंप्यूटर। तो ये ग्राफ भी आपको बना के प्रोवाइड कर सकता है और आपको डिजिटल रीडिंग भी प्रोवाइड कर सकता है। ओके, उसके बाद अब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि हमारे पास दो तरह की डिवाइसेस थी। एक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया स्प्रिंग स्केल, और मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया फोर्स। ओके, दिस वन इज ओके, यस, ये देखिए। ओके, ये दोनों के दोनों जो हैं डिवाइसेस यूज्ड टू measure वेट। ठीक है, तो इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड या यूज टू measure mass। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, W इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से अगर मैं मैथ को सेपरेट कर लूँ तो मैं लिख सकता हूँ मैथ इक्वल्स टू वेट ओवर जी। अच्छा, ये याद रखना कि ये W छोटा होता है वेट का, ठीक है, ये आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन ये छोटा होता है। ओके, तो यहाँ से अब ये वेट क्या है, अब इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, m इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर g। ओके, अगर किसी तरीके से मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर लूँ, जो मैंने अभी आपके साथ डिवाइसेस शेयर किए हैं, स्प्रिंग स्केल है आपके पास, उसके साथ साथ फोर्स सेंसर है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं वेट को या वेट फोर्स को कैलकुलेट करूं और मुझे जी की वैल्यू पता हो, जी की वैल्यू अर्थ पे क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मुझे ये दोनों चीज़ें पता हैं तो मैं इनको डिवाइड करके उस ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट कर सकता हूँ। और यही काम जो है, अगर आप कभी F9 पार्क गए हैं तो वहाँ पे डिफरेंट लोग जो हैं वो बेसिकली उसको वेट मशीन कह रहे होते हैं कि अपना वेट मेजर करें, लेकिन अगर आप देखें तो जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आपका वेट आता है 70 kg, 80 kg या लेट्स से 60 kg। तो kg इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ वेट। तो वो जो बेसिकली आपको जो मैस बताया जा रहा था उस स्केल की मदद से, और उसके अंदर एक फंक्शन ये होता है कि वो बेसिकली फोर्स को कैलकुलेट करता है, फोर्स को कैलकुलेट करके उसके अंदर ही इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और जी से डिवाइड करता है उसको और आपको मैस की वैल्यू दे देता है। ठीक है, या हमने इसको मैनुअली कैलिब्रेट किया होता है। बहरहाल वो कैलिब्रेशन के मेथड जो हैं वो डिफरेंट हैं, अभी इसको डिस्कस करना मुनासिब नहीं, तो आप ये समझ लें कि बस किसी टेक्निक के थ्रू हमने इसको क्या किया होता है, स्केल को मैनेज किया होता है। तो उस तरह से हम क्या करते हैं कि मैस को मेजर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो वेट मशीन होती है, जिसको आप वेट मशीन कहते हैं, ये जो वेट मशीन होती है, वो एक्चुअली बेसिकली आपको मैस की इंफॉर्मेशन दे रही होती है। ठीक है, तो वो आपका वेट नहीं होता, वो आपका मैस होता है। देखें, अगर यूनिट किलोग्राम आ गया है तो किलोग्राम का मतलब है मैस, अगर साथ न्यूटन होता तो न्यूटन का मतलब वेट होता। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ तक हमने जो है वो मैस एंड वेट को डिस्कस कर लिया और हमने रिकैप भी ले ली और इसके साथ साथ जो है वो डिफरेंसेस भी ले लिए। ओके, अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, जो इसके बिल्कुल साथ ही एग्जाम्पल दी हुई है। यस, ओके, ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं किस तरह से। ये देखें, ये वाली वो मशीन है जिस पे आप खड़े होकर अपना वेट मेजर करते हैं। वो एक्चुअली वेट नहीं होता आपका, वो बेसिकली आपका मैस होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ योर बॉडी। ओके, ये देखें, वेट मशीन कैन बी कैलिब्रेटेड टू मेजर मैस, इससे मैस मेजर करते हैं। ओके,
तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम में वो ये कह रहा है, कि मैस ऑफ योर स्कूल बैग इज़ 8 किलोग्राम। आपका जो स्कूल बैग है उसका मैस क्या है, 8 किलोग्राम। ये डेटा आ गया आपके पास। हाउ मच इट विल वेट, इसका वेट कितना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने इसका वेट फाइंड करना है। कहाँ कहाँ पे, ऑन द अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो आपका जो बैग है आपने उसका वेट फाइंड आउट करना है, अर्थ के ऊपर भी फाइंड आउट करना है और मून के ऊपर भी फाइंड आउट करना है, ओके। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों की उसने वैल्यू दे दी है। मून के ऊपर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और अर्थ के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये मैंने डेटा के अंदर ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लिख ली हैं, ये देखें। और मैंने जो फाइंड करना जो रिक्वायर्ड है वो भी लिख लिया है मैंने। सिंपल, मैं W=mg वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, एक बारी अर्थ के लिए और एक बारी मून के लिए। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, कैलकुलेट करने से आप इस बात को नोट करेंगे कि अर्थ के ऊपर जो उसका वेट है वो 78 न्यूटन है, जबकि मून के ऊपर जो है उसका वेट कितना है, 13 न्यूटन। इसका मतलब है कि वेट चेंज होता है अगर आप लोकेशन चेंज करें। अगर आप लोकेशन चेंज करेंगे तो वेट क्या होगा, चेंज होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने खामखा स्कूल्स जो हैं वो अर्थ के ऊपर बनाए हुए हैं, हमें स्कूल्स जो थे वो चांद के ऊपर बनाने चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो इजीली बैग को उठा के जो है वो मूव कर सकें और वो भाग भाग के उड़ भी रहे हों, साथ साथ हल्का सा जंप करें और वो उड़ जाएं ऐसे, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास जो था वो एग्जांपल थी, इसको आपने लाजमी करना है। और ये एग्जांपल आपको ये प्रूफ करती है कि वेट जो है, वेट कंक्लूजन इसकी ये है, वेट चेंजेस विद लोकेशन। तो वेट जो है वो लोकेशन के साथ क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन अगर लेट से अर्थ के ऊपर इसके बैग का मैस जो था, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि 10 kg था, तो मून के ऊपर भी वो 10 kg ही रहना है, मैस चेंज नहीं होगा, जबकि वेट चेंज होगा लोकेशन के चेंज होने से। ऑल राइट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब हम आपके कमेंट्स देख लेते हैं। कमेंट्स ओपन कर दें जी, ताकि हम देख सकें कोई क्वेश्चन है किसी का। तो ये जो आपको बोर्ड जो है बेसिकली आपको ड्राइव पे मिल जाएगा। वेरी गुड, डन आरिश इमरान। तो आज का टॉपिक तो बहुत इजी था। एम जो है वो सरोश, एम का मतलब मैस है और जी का मतलब जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये दोनों आप जो है वो मतलब लिख सकते हैं। एयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो कोई नहीं, हम एयर को तो सेकंड पेज ओपन करूं, ओके। तो ये देखें किधर गया, ओके यहाँ पे सेकंड पेज कौन सा था, फर्स्ट में तो हमने रिकैप लिया, ये वाला फार्मूला दोबारा समझा दूं। ज़ैनब रेहान, एक दफ़ा मैथ्स और वेट का डिफरेंस। जी मैं आपको बताता हूँ, फोर्स सेंसर समझा। फोर्स सेंसर की एक सिंपल एग्जांपल दूँ आपको मैं भी, ओके। ये देख लें आप, ये नोट करें कुछ बच्चे। फोर्स सेंसर, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप जब अपने एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन पर टच करते हैं तो आप अपने फिंगर से इस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और वो स्ट्रेस जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। इसे हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। तो फोर्स सेंसर जो है वो बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी कि जो आप उस पर दबाव लगा रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद उसको किसी डिवाइस के साथ जोड़ के आपको आंसर दे रहा है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट समझा देता हूँ, ओके। मैस मुनीबा क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और उसकी रीज़न ये है कि आपके पास अगर एक शॉपिंग बैग के अंदर 5 एप्पल्स हैं तो आप बेशक चांद पे चले जाएं वो 5 एप्पल्स ही रहेंगे, अनटिल और अनलेस आप उसको खा ना लें। मैं देख लेता हूँ, सोल्यूशन में कुछ और है और बुक में कुछ और है। यस, ये गलत लिखी हुई है। मून की जो वैल्यू होती है वो 1.6 होती है, इसको करेक्ट कर लें, मैं करवा देता हूँ अभी आपको। ये देखें, ये आपने अच्छा पॉइंट आउट कर दिया, मैंने इसको नोट नहीं किया। ये देखें, ये देखें यहाँ पे जो वैल्यू है 24.8 लिखी है, गलत है। एक्चुअल वैल्यू ये है,
तो आपने लिख लेना इसको 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको करेक्ट कर लें बुक के ऊपर, ठीक है। इसके साथ आपने सॉल्व करना है। अगर आप देखें तो सोल्यूशन में उसने सही यूज़ की हुई है, ठीक है, ये सिर्फ टाइपो मिस्टेक है, ओके। कुछ रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हम इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे जो हमारे पास स्प्रिंग स्केल्स हैं, ओके। तो एक बात याद रखें कि हम वेट और मास को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो वेट को हम मेजर करते हैं स्प्रिंग स्केल के साथ या फिर फोर्स सेंसर के साथ, जबकि जो मास है उसको हम मेजर करते हैं वेट बैलेंस के साथ, और वो भी कैलिब्रेटेड वेट बैलेंस, ठीक है, जिसमें मैंने फार्मूला की मदद से आपको समझाया। तो मैं आपको दोबारा फार्मूला बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि आपने सेकंड लॉ लेना है F = ma। अब ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है उसको हम वेट फोर्स कहते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स की जगह पे W, इसका मतलब है फोर्स जो है वेट फोर्स है, W = m वैसे का वैसा ही आएगा। A जो है वो एक्सेलरेशन है, और अगर अर्थ फोर्स लगा रही हो तो अर्थ जो एक्सेलरेशन पैदा करती है वो G होता है, तो मैं A को G लिखूंगा। तो ये आपके पास वेट का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ से आप वेट मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करें तो वेट आ जाएगा। अगर आप वेट को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास मास आ जाएगा, ठीक है, ओके। और मज़ीद फोर्स सेंसर मैंने ज़ैनब नवाज़ अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स सेंसर एक ऐसी डिवाइस है कि जब आप इस डिवाइस के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, इसको पुश करते हैं, इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये उस फोर्स को सेंस करके एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना देता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना देता है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो आपको वेट की वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। आपको शायद पता होगा कि हम डिफरेंट सर्किट्स में जो है वो आर्डिनो सर्किट्स जो है वो यूज़ करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, तो उस तरह से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूलाज वजीहा रफ़ीक, जस्ट अ मिनट, मैं भी कर देता हूँ। फार्मूलाज पेज कौन से हैं, ये आपको ड्राइव पे मिल जाएगा वैसे। फार्मूलाज पेज कौन से हैं, दिस वन, यस। सईदा मिशाल ज़हरा, मैथ लोकेशन से इसलिए चेंज नहीं होता कि वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है। तो जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए कि अगर आपके पास शॉपिंग बैग में 5 एप्पल्स हैं, तो आप चाहे माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं, आप चाहे K2 पे चले जाएं, आप चाहे हिमालय पे चले जाएं, आप चाहे प्लूटो पे चले जाएं, आप चाहे जुपिटर पे चले जाएं, आप चाहे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, वो 5 एप्पल्स ही रहेंगे, उनका मैथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैथ क्वांटिटी ऑफ मैटर है, यानी नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं होंगे। चेंज इसी सूरत हो सकते हैं कि अगर आप उसको खा लें तो फिर आपके पास 5 एप्पल की जगह 4 एप्पल रह जाएंगे। तो मैथ्स जो है वो चेंज नहीं होता। मैथ्स और वेट का डिफरेंस जो है वो मैंने 2-3 दफ़ा रिकॉल कर दिया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये देखें, ये बच्चे अभी नोट कर रहे हैं। तो मैथ्स जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, और वेट जो है वो ख़राब भी हो सकते हैं। वेरी गुड अहमद, ये आंसर अच्छा था आपका, ख़राब भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और वेट सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का। अगर आप किसी और प्लेनेट के ऊपर होंगे तो उसका जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो आपका वेट होगा। जैसे अगर आप अर्थ से मून की तरफ मूव करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा वहाँ पे। यस, ये देखें, मैं इसको रिपीट करके फिर कंक्लूड करता हूँ, क्लास ख़त्म हो रही है, ओके। मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी है, जी, यस। मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और वेट जो है वो फोर्स है जिसकी मदद से अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है, ओके। मैं बता रहा हूँ महमूना इनाम, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास का जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, और वेट जो है उसका एसआई यूनिट न्यूटन है, क्योंकि वो फोर्स है, ठीक है। हम मास को मेजर करते हैं बीम बैलेंस की मदद से, या फिजिकल बैलेंस या लेबॉर्ट्री बैलेंस हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम जो मास है वो लोकेशन के साथ चेंज नहीं होता, जबकि वेट जो है वो लोकेशन के साथ चेंज होता है। और वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर करते हैं। वेट एक ड्राइव क्वांटिटी है, मास एक बेस क्वांटिटी है। और उसके बाद ये फार्मूला मैंने बताया आपको, ये ड्राइव करके बता दिया है कि अगर आपने मास फाइंड करना है तो मास को आप अगर वेट को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ डिवाइड कर दें तो मास आ जाएगा आपके पास।
अगर आप मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हो रही है। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपके कोई पिछला पेज, दिस वन और पेज 1, ये तो रीकैप थी। तो ये मैंने कंपैरिजन किया हुआ यहाँ पे लॉस का। ओके, तो ये आपको वैसे ड्राइव पे अपलोड कर दिया जाएगा ये बोर्ड। तो अगर आपके कोई मजीद क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के जब ये अपलोड हो जाएगी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको रियल टाइम आंसर कर दूंगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज अनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।